बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की इतिहास का तीसरा पाठ भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार हैं। रेशम मार्ग क्या था? तो रेशम मार्ग जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ऐसे रास्तों का समूह था जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो रेशम मार्ग क्या था? यह एक ऐसे रास्तों का समूह था जो एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ता था। नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और उसी से वहां स्पैघेत्ती का जन्म हुआ। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का एक टापू है। एक प्रश्न आ सकता है कि 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कौन से खाद्य पदार्थ नहीं थे? तो हमारे पूर्वजों के पास 500 साल पहले आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ नहीं थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की। आलू के इस्तेमाल से यूरोप के गरीबों की जिंदगी में क्या बदलाव आए? तो आलू के आने से यूरोप के गरीबों का भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब लोग आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1845 से 1849 के बीच 1840 के दशक में पड़े आलू अकाल के कारण लगभग 10 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे। एल्डोराडो क्या था? एल्डोराडो दक्षिण अमेरिका का एक शहर था जो अपनी धन संपदा के लिए मशहूर था, जिसे लोग सोने का शहर मानते थे। तो एल्डोराडो क्या था? सोने का शहर। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। प्रश्न है, अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कौन कौन सी गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है? अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विनिमय के 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख किया है। पहला है व्यापार का प्रवाह। व्यापार के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। श्रम का प्रवाह, काम की तलाश में भी लोग एक दूसरे स्थानों पर जाते हैं। और तीसरा प्रवाह है पूंजी का प्रवाह। लोग एक से दूसरे स्थानों पर जाकर निवेश करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रवाह बताए गए हैं। स्पष्ट कीजिए कि अगर ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता। आमतौर पर हर देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने की नीति अपनाता है, परंतु 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया। सस्ती कीमत पर खाद्यान्नों का आयात होने के कारण खाद्यान्न की कीमतें बहुत कम होने लगी। इससे किसानों ने खेती करना छोड़ दिया और ज्यादातर लोग उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे। खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से उपभोग का स्तर बढ़ा, जिससे औद्योगिक प्रगति में तेजी आई और लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। तो अगर ब्रिटेन खाद्यान्न आयात नहीं करता तो उसके लोगों का जीवन स्तर गिर जाता। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कॉर्न लॉ क्या था? बड़े भूमि स्वामी के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। इस तरह के प्रश्न सही गलत में सही जोड़ियों में आ सकते हैं। कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती किसे कहा जाता था? ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा गेहूं और कपास की खेती के लिए
नई नहरें बनाई गईं और इन नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे? स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। रिंडरपेस्ट क्या था? अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक पशु रोग फैल गया था, जिसमें लगभग 90% पशु मारे गए। नई दास प्रथा से क्या आशय है? गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को ही नई दास प्रथा कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर कौन होते थे? ये पिछले पाठ में हम पढ़ भी चुके हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान मजदूरों को काम करने के लिए एक अनुबंध के तहत विदेशों में ले जाया जाता था। इसी अनुबंध पत्र को श्रमिक गिरमिट कहने लगे और बाद में इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। होसे शब्द से क्या आशय है? त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस उत्सव मेले को होसे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया, जिसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। चटनी म्यूजिक त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर थी। 1921 में गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। शिकारपुरी श्राफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियार भारत के उन बहुत सारे बैंकरों और व्यवसायियों में से एक थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। तो शिकारपुरी श्राफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियार कौन थे जो निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे? 1860 के दशक में हैदराबादी और सिंधी व्यापारियों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर बड़े-बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। सन 1800 के आसपास भारत से निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 तक केवल 3% रह गया। तो 1800 ईस्वी के आसपास भारत में जो भी निर्यात होता था उसमें सूती कपड़ा 30% तक होता था, जो 1870 तक आते आते केवल 3% रह गया। और 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया। तो 1812 से 71 के बीच में कच्चे कपास का निर्यात बढ़ा और तैयार सूती कपड़े का निर्यात घटा। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। होम चार्जेस या देसी खर्चे से क्या आशय है? भारत के साथ व्यापार में अंग्रेजों को जो लाभ होता था, उससे अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन आदि खर्चों का निपटारा किया जाता था। इसे ही होम चार्जेस या देसी खर्चे कहा जाता है। तो होम चार्जेस क्या है? वह सारी रकम जिससे ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों के घर में खर्च की जाती थी, उसे ही होम चार्जेस या देसी खर्चे कहा जाता है। व्यापार अधिशेष क्या है? निर्यात और आयात के अंतर को ही व्यापार अधिशेष कहा जाता है। यदि निर्यात अधिक है और आयात कम है, इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। विंथार्प ने सन 1634 ईस्वी में लिखा था
कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे उपनिवेशकारों ने बीमारी के कीटाणुओं को भी अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय या धुरी शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे, जबकि मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। बाद में अमेरिका शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ऐसी सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। बृहद उत्पादन पद्धति का जनक किसे माना जाता है? अमेरिकी उद्योगपति सर हेनरी फोर्ड को बृहद उत्पादन पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने कन्वेयर बेल्ट तकनीक से बृहद उत्पादन पद्धति द्वारा जो पहली कार बनाई, उसका नाम टी मॉडल था। कन्वेयर बेल्ट क्या है? जो एक पट्टा घूमता रहता है और उसमें सामने मजदूर अपने अपने हिस्से का काम करते रहते हैं। इस तरह से काम बहुत तेजी से होता है। हायर परचेज से क्या आशा है? हायर परचेज एक पद्धति है जिसमें लोग महंगी चीजें जैसे कार या मशीन आदि तुरंत खरीदकर उसका उपयोग शुरू कर सकते हैं और भुगतान मासिक या साप्ताहिक किस्तों में करते हैं, परंतु इसका स्वामित्व अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही प्राप्त होता है। तो हायर परचेज क्या है? महंगी चीजें किस्तों पर खरीदना हायर परचेज कहलाता है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत सन 1929 से हुई। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आर्थिक महामंदी 1929 से शुरू हुई। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कई कारण थे। पहला है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या के कारण कीमतें बहुत कम हो गई थी। मंदी के डर से अमेरिकी कर्जदाताओं ने कर्ज देना बंद कर दिया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। अमेरिकी सरकार द्वारा आयातित माल पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल किए जाने से व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो महामंदी का भारत पर मिला जुला प्रभाव पड़ा। पहला है 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। तो भारत में आयात और निर्यात दोनों आधे हो गए। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। महामंदी का किसानों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी आय कम हो गई और वे कर्जे में डूब गए। चौथा, भारत की कीमती धातुओं अर्थात सोने का निर्यात होने लगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होने में मदद मिली। पांचवा, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए। इससे औद्योगिक क्षेत्र में भी देशी निवेश में तेजी आई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां इटली, जर्मनी और जापान थे तथा मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? अथवा ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें
किन्हें कहा जाता है, अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहनें क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न दो तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ब्रेटन वुड्स क्या था? जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमें सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण अर्थात युद्ध के बाद नुकसान की भरपाई के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु विश्व बैंक की स्थापना की गई। इस वजह से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद ही दोनों का जन्म हुआ। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। अब प्रश्न है, वीटो या निषेधाधिकार किसे कहा जाता है? तो वीटो का अर्थ है मना करने की शक्ति। जब किसी एक सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है, इस अधिकार को ही वीटो कहा जाता है। अमेरिका विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है, अर्थात मना कर सकता है। G77 क्या है? समूह G77 विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। इसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली अर्थात NIEO भी कहा जाता है। तो G77 का गठन क्यों हुआ? जब WTO के द्वारा केवल विकसित देशों को ही लाभ पहुंचा और विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो विश्व के विकासशील देश G77 के रूप में एकत्रित हो गए, संगठित हो गए। आयात शुल्क क्या है? यह टैरिफ किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहा जाता है। यह शुल्क उस स्थान पर लिया जाता है जहां से चीजें देश में प्रवेश करती हैं। विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की कितनी मुद्राएं प्राप्त होंगी, इसे ही विनिमय दर कहा जाता है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और जो प्रश्न बन सकते थे, वो सारे इसमें समाहित कर लिए गए हैं। धन्यवाद।